हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस करें। डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन कहाँ से उठाया है ये आपको बता दूँ। ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जो है उससे उठाया है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे आप आज यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। उसके अलावे और भी एग्ज़ाम के यूपी पीसीएस के क्वेश्चन हैं, और उसके बाद छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस, एचपी पीसीएस, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। और तो इन सबको डिस्कस करेंगे। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव में हम क्या क्या डिस्कस करें, अभी हम साइमल्टेनियसली एंशिएंट हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और बायोलॉजी डिस्कस करें। क्लियर। इंडियन ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट है। क्लियर। राकेश यादव सर के बुक को भी हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स अभी साइमल्टेनियसली चल रहा है। बाकी हमारा पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है। सेम कंप्लीट स्टैटिक जीके का एक कोर्स है जिसमें हम पूरा स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे इन 3 सोर्स को फोकस करके। और इसके अलावा वैल्यू एडेड तो होता ही है इसमें, पिक्चर के माध्यम से, टेबल के, ट्रिक वगैरह के माध्यम से। चलिए, तो 50 तक क्वेश्चन हो चुका है। 51 से हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से एक एक करके करना। देखो, मोमेंटम फॉर चेंज, मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। देखो, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताता हूँ। उस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे पिलर थे, इनिशिएटिव बहुत सारे। उसमें से एक इनिशिएटिव थी मोमेंटम फॉर चेंज। उस इनिशिएटिव में उसने क्या किया, एक और उसमें पिलर ऐड कर दिया जिसका मतलब था क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ठीक है। अब क्वेश्चन होता है कि ऐसी बात कब चली। आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ 2015 में, उसमें COP21 जब हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मीटिंग हुआ था COP21 2015 पेरिस में। उस समय बात चली थी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसकी सेक्रेटेरिएट है एक्चुअली। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट। और क्या इसमें हमें डिस्कस करना है? देखो, यूएनएफसीसी में, यहाँ यूएनएफसीसी ने पेरिस 2015 में बात की कि हमें टेम्परेचर कितना करना है। हमें प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ध्यान देना, अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मतलब 1750 के आसपास, 1750 में जितना टेम्परेचर था ना, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर एवरेज अर्थ टेम्परेचर 15 था, तो हमें क्या करना है, हमें 2100 में, ध्यान देना, 2100 में टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल में 15 है तो अभी 17 डिग्री सेल्सियस 2100 तो होना चाहिए। अगर 16.5 हो जाए तो और भी सोने पे सुहागा, ऐसी बात बोले। मतलब 17 हो जाए तो हम लोग और कोशिश करेंगे कि 16.5 हो जाए। भाई ऐसा तभी होगा जब हम क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे। हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को जितना रिलीज करेंगे उतना उसके एडेप्टेशन के लिए, मतलब उसके कार्बन को उतना खींचने के लिए हमें प्लांट लगाना है और भी कोई प्रोसेस करना है। तो यही सब बात हुई थी। तो आंसर है यूएनएफसीसी सेक्रेटेरिएट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई। ये यूपीएससी में पूछा गया था 2018 के क्वेश्चन में। ठीक है, प्रीलिम्स में 52 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। देखो, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक यहीं पे है जिसको हम बोलते हैं पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक चीज आपको बता दूं, दोनों टाइगर रिजर्व भी है, और आपको ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन है मैं बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा है। एक है माउलिंग नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, उसके बाद दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामलांग केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद पखुई तो है ही। एक है सेसा ऑर्चिड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यही सब है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है, in the context of the proposal or to the use of hydrogen enriched CNG। मतलब देखो CNG में आपने अब क्या कर लिया है, हाइड्रोजन को डालना शुरू कर दिया है। क्लियर, हाइड्रोजन को डालना शुरू कर दिया है। तो एज ए फ्यूल फॉर द बस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो क्या आपको क्या लगता है क्या फायदा होगा? मुझे तो लगता है कि यार थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत गैस रिलीज हो रहा था, जो पॉल्यूशन रिलीज हो रहा था, उसमें भी कमी आएगी। तो मुझे ये ऑप्शन लग रहा है, बाकी ऑप्शन मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो, द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है साफ साफ आपने खत्म कर दिया, ठीक है ना। एलिमिनेशन का मतलब होता है साफ साफ आपने खत्म कर दिया। आपको लगता है कि कुछ भी हो जाए भाई 0.0000001% तो निकलेगा, कभी भी ऐसे चीज को खत्म नहीं कर सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड जहां भी आपको जलेगा तो कुछ ना कुछ रिलीज होगा ही होगा। तो वन ऑप्शन तो मैं सीधा सीधा बाहर कर देता हूं, ठीक है। देखो, HCNG इज ए फ्यूल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन एमिशन। हाँ, ये थोड़ा सुटेबल लगता है कि भाई क्योंकि हम एक्स्ट्रा कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ अच्छे के लिए यूज करें, कुछ अच्छे के लिए ही यूज करेंगे ना हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG। खराब काम के लिए तो नहीं करेंगे भाई। हमें लगा कि यार थोड़ा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा हाइड्रोकार्बन रिड्यूस होगा, हम यूज कर लेते हैं। तो ये दो मुझे सुटेबल स्टेटमेंट लगता है। तो आंसर तो हमारा आ गया। 3 देख लेते हैं। हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाई वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विथ CNG। भाई नॉर्मल बात है, हमें नहीं पता, फिर भी हम मान लेते हैं कि इतना कर रहा होगा हाइड्रोजन। ये एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। क्लियर। HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG। भाई अगर लेस एक्सपेंसिव है तो अभी तक क्यों नहीं यूज कर रहे थे आप? भाई हाइड्रोजन आप लेस एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन इतना कम मिलता है और उसके बाद लेस एक्सपेंसिव नहीं। ये तो बहुत 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 ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ही होगा, क्योंकि आपको कोई चीज़ अच्छा मिल रहा है। ध्यान देना, कोई चीज़ अच्छा मिल रहा है वो सस्ता कैसे हो सकता है? ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा। तो 2 3। द सिटी ऑफ कार्टिजेना इज फेमस फॉर हुज प्रोटोकॉल। देखो, जब भी हम बायोसेफ्टी तो एक क्वेश्चन तो हमारे क्वेश्चन से ही बन गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है? कार्टिजेना जो है फेमस किस प्रोटोकॉल के लिए, किस पे प्रोटोकॉल है? बायोसेफ्टी। तो 2 प्रोटोकॉल है इंपॉर्टेंट बायोसेफ्टी के लिए, एक है कार्टिजेना और एक है नागोया। तो आप खुद सोचो, जब आपसे कार्टिजेना का लोकेशन पूछ सकता है तो आपका आंसर है कोलंबिया। तो नागोया का पूछने में उनको क्या हर्ज है? ये है जापान, ये भी याद रखना। अब एक और प्रोटोकॉल है, इन दोनों के बारे में प्रोटोकॉल का बेसिक लाइन आपको बताता हूँ कि कार्टिजेना किसके लिए, नागोया किसके लिए। यहाँ पे देखो, कार्टिजेना प्रोटोकॉल है कि प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल इंटरनेशनल एग्रीमेंट। देखो यहाँ से बस याद रखना, ध्यान रखना, एक सेकंड रुको। सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड एरिजोना। सिंपल समझो ना, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का आपको ठीक से ट्रांसपोर्ट करना, हैंडल करना। ऐसा नहीं कि कहीं भी भेज दो, ऐसा नहीं। सिंपल से याद करना ना, कार्टिजेना किसके लिए है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए, ऐसा लिविंग जो मॉडिफाई किया गया, जेनेटिक नहीं हम करते हैं उसके। और नागोया किसके लिए? नागोया है कि भाई आप अगर विदेशी कंपनी हो, ध्यान देना, विदेशी कंपनी हो, ट्राइबल एरिया से आप बहुत सारे रिसोर्स ले जाते हो और उनको कोई प्रॉफिट नहीं देते, तो ये गलत है। नागोया प्रोटोकॉल बताता है कि एक्सेस टू द जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल से, देखो ये बताता है कि अगर आप कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो, तो उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, अगर उससे कोई बेनिफिट होता है तो। चलिए नेक्स्ट करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन।
Which of the following is renewable source of energy? आपको क्या लगता है कौन सा इसमें renewable source of energy है? भाई कोल दोबारा बनेगा, मिलियंस ऑफ साल लग जाएंगे दोबारा बनने के लिए। पेट्रोलियम नहीं, केरोसिन तो पेट्रोलियम से ही बनता है। बायोमास, ठीक है ना, बायोमास। नेक्स्ट है इन व्हिच ईयर बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास्ट? बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास्ट इन इंडिया, ये बताना है आपको। आपको क्या लिखा है? आपको अगर लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिना मतलब के सीधे एक्ट बना लिया, ये गलत है। सबसे पहले एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या बताता है कि भाई आप लोग भी कानून, देखो ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप पे अप्लाई करेगा, लेकिन आपको सजेस्ट करेगा कि आप कानून बनाओ, और इवन आपको दबाव भी डाल सकता है, लीगल दबाव नहीं, बोल सकता है कि आप भाई बना लो, कि एक कानून बना लो, कि ज़रूरत है, आप भी इसी देश में रह तो ज़रूरत है। तो CBD जब आया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ये चाहता है कि सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, दूसरा इसका सस्टेनेबल यूज, और थर्ड है फ्री एंड इक्विटेबल शेयरिंग, फ्री एंड इक्विटेबल शेयरिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा यार हम भी एक कानून बनाए, तो उसने एक पार्लियामेंट में पास करके एक एक्ट बना लिया 2002 में, याद रख लेना है, ठीक है। 2002 में एक्ट बना लिया, वो भी सेम पॉइंट रखेगा। देखो 57 नंबर क्वेश्चन है, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले कोई एक्ट बना था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है। उसके बाद और भी एक्ट बना था, एक बना था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। लेकिन अभी जिस एक्ट के थ्रू मैनेज हो रहा है हमारा फॉरेस्ट, वो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998। इस पे अभी रिव्यू करने की बात चली थी 2020 में, 2019-20 में इस पे रिव्यू करने की बात चली थी। तो अभी जिस पॉलिसी के थ्रू हमारा फॉरेस्ट गवर्न होता है, वो होता है 1988 के थ्रू, ठीक है ना। एक और एक्ट है, याद रखें, क्योंकि एक्ट का डेट याद रख लिएगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, कैंपा फंड एक्ट जो है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, और एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना। चलिए एक चीज और, अगर फॉरेस्ट की बात आई तो हमारे देश में टोटल कितना कंजर्व है फॉरेस्ट का? 24.56%। भाई प्लीज यहाँ पे 24.56, यहाँ पे ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर दोनों मिला के है, ठीक है ना। चलिए हाँ, एक और चीज बताना है आप लोग को, जो वाइल्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, ये किस शेड्यूल में आता है? शेड्यूल तो 7 शेड्यूल में आता है। 7 शेड्यूल के किस लिस्ट में आता है? स्टेट, कनकरेंट या यूनियन गवर्नमेंट? भाई कनकरेंट लिस्ट में आता है। याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट ये किस कैटेगरी में आता है? कनकरेंट लिस्ट। किन लिस्ट में आता है? कनकरेंट, ठीक है। उसके अलावा एक चीज आपको बताना हो, एक हमारा डीपीएसपी में एक पॉइंट है, डीपीएसपी में एक पॉइंट है कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये सब बात की कि इसका भी जस्टिस होना चाहिए। तो आपको क्या बताता है ये, आपको क्या लगता है ओरिजिनल डीपीएस में था? नहीं, इसको अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? आई थिंक आप देख लेना 38A में होगा या 48A में, देख लेना इसमें। चलिए 48A में है, बहुत ज़्यादा 48A में देख लेना एक बार, फिर भी कंफ्यूज, मुझे भी याद नहीं है, देख लेना। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर देयर इन द यूएन एजेंडा 2030? टोटल 17 आपको है, 17 गोल है और 169 टारगेट है, और इसको फुलफिल कब तक करना है? 2030 तक फुलफिल करना है। ये बात हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है,
अपीको मूवमेंट, अपीको मूवमेंट देखो ये इम्पोर्टेंट इसलिए इस बार हो जाता है, इस बार इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि देखो पिछली बार अभी अभी कुछ समय पहले सुंदरलाल बहुगुणा जी का डेथ हुआ था, ये थे चिपको मूवमेंट। समझ लीजिए चिपको मूवमेंट का सदर्न वर्जन है, सदर्न वर्जन। इसको देखो अपीको का कन्नड़ में हग बोलते हैं, मतलब हग बोलते हैं कन्नड़ में, क्लियर। इन्होंने 1983 में पांडुरंग हेगड़े जी ने उसी एरिया में, सदर्न डेक्कन वाले एरिया में इस मूवमेंट को चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये सब भाई याद करना है आपको, प्लीज क्वेश्चंस डायरेक्ट आएगा। ये क्या करता है, एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। नेक्स्ट देखो, अगर इसका स्टेटमेंट आप देखो ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें अगर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सब टॉपिक देखोगे ना, तो उसमें डायरेक्ट आपको ये लाइन दिखाएगा, लेस डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, साफ साफ बताएगा, पूरा स्टैंडर्ड लिखता है, मतलब एक एक वर्ड मैच करेगा। लेकिन वहां पे मुझे कहीं यही नहीं मिला कि स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ, मतलब बोलता है कि क्या रिक्वायरमेंट है पब्लिक पार्टिसिपेशन की इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। डायरेक्ट पब्लिक है, देखो ये ऐसी बात सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी में आती है कि आप प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ अपना ड्यूटी निभाओ, लेकिन एज सच ऐसा नहीं आता है कि आप ऐसे करो, आपका पूरा ड्यूटी लिखा हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये मैं देख चुका हूँ, अभी मैं वही खोल के रखा हूँ इस पे, वो पेज, एक वेबसाइट है legalrights.in, उसमें जो भी एक्ट आते हैं उसको ओवरव्यू होते हैं, तो वहाँ पे है ये ऐसा टोटल ABCD से N तक टोटल पावर दिया है, लेकिन उसमें कहीं A वाला पावर नहीं दिया है, ठीक है ना, तो इसको हम मान सकते हैं। और अगर नहीं भी याद हो तो हम आराम से इसको गेस कर सकते हैं, नहीं इतना ह्यूमन बीइंग पे इतना ज़्यादा आपको नहीं दखल अंदाजी देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हिच इंडस्ट्रीज लेबर आर मोस्ट प्रोन टू साइटोसिलिकोसिस डिजीज, साइटोसिलिकोसिस डिजीज। देखो इसमें है सीमेंट इंडस्ट्री, साफ साफ लिखा हुआ है कि सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे प्रॉब्लम होता है उनको इन डिजीज से। पता है क्या होता है, सांस लेने में उनको जो सिलिका के डस्ट वगैरह सब चले जाते हैं बाहर, ऐसे ऐसे करके सिलिका उनके एकदम फेफड़ों में जाके जमा हो जाता है, क्लियर। और कफ, फीवर, फैटिग, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साथ में सांस नहीं ले पाना, ये सब बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में, बाद में तो इवन और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो वेस्ट जनरेटर हैज सेग्रीगेट, इसमें क्या है, करेक्ट। वेस्ट जनरेटर के पास ये पावर होता है कि वो इसको सेग्रीगेट भी करे। चलो बात है, पहला ऑप्शन एक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का अगर कोई साइट्स पे देखूं, जैसे डाउन टू अर्थ साइट पे देखा तो उस पे लिखा था कि वो 3 कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी कौन कौन है, बायोडिग्रेडेबल, ड्राई या डोमेस्टिक हजार्डस, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल, ड्राई और डोमेस्टिक हजार्डस, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। अब देखो, और हाँ इसके अलावा है कि सैनिटरी वेस्ट को आप कलेक्शन और डिस्पोजल भी कीजिए ये, और हाँ इस बात के लिए। उसके बाद एक पॉइंट इसमें ये भी लिखा था कि प्रोमोट कीजिए आप कंपोस्ट को, ऐसे ऐसे बातें। देख, द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडी, नोटिफाइड टाउन और ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली, नहीं ये थोड़ा और एक्सटेंड करे, ये भी गलत है, ठीक है। द रूल प्रोवाइड द एग्जैक्ट एंड एलाबोरेट क्राइटेरिया फॉर, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये भी गलत है, ये करेक्ट आंसर। इट इज मैंडेटरी ऑफ द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेशन दैट वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव इन अदर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं जो गरीब डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप खाली भेज रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है
प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब लॉन्च किया गया था इंडिया में? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल ये आप सबको पता है, प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट पता है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल पता है, तो ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था 1975 में, क्लियर। और सब पता है 73 के आसपास किया था प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि ये जिससे बनते हैं, जिस पर्टिकुलर एटम से बनते हैं, वो तो मतलब लिमिटेड है ना, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें कौन है? कोल, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स और सन, तो सन है ऑब्वियसली, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ तक हम रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 2065 के आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग। आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, याद रखना 9582062485, ठीक है। या आप स्टैटिक जोश जीके का कोर्स करो या इसमें। थैंक यू सो मच।